कि 14 अगले साल विधानसभा चुनाव है। कोरोना संकट के कारण पिछले कुछ महीनों से संकट में लॉकडाउन की वजह से तमाम गतिविधियां भी बाधित रहीं, लेकिन विपक्षी दलों की गतिविधियां पिछले काफी समय से इतनी सक्रिय नहीं दिख रही जितनी कि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के मुकाबले में उतरने के लायक दिखे। हालांकि योगी आदित्यनाथ की 4 साल पुरानी सरकार में विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी एक पार्टी का सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर इतना मुखर भी नहीं रहा बीजेपी से नाराज मतदाताओं का विश्वास हासिल कर सके, यानी कि विपक्ष भी योगी सरकार को टक्कर देने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून के मामले में घिर सकती है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ आरएलडी नेता डॉक्टर मांगेराम खटीक के साथ हम चर्चा करेंगे। इस समय लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ नेता मांगेराम, जो आरएलडी से नेता है। मांगेराम जी, 2016 में विकास मुद्दा था चुनाव का, और वर्तमान समय में भी चुनावी माहौल शुरू हो चुका है क्योंकि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार विकास के मुद्दे पर कितनी खरी उतरी? जी नमस्कार। मांगेराम जी, बीजेपी सरकार सत्ता में 2016 में विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई, उसके बाद आप हालात देख रहे हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार विकास के मुद्दे पर कितनी सफल है और कितनी विफल? नमस्कार जी। मांगेराम जी, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सवाल मेरा यह है कि 2016 में बीजेपी सत्ता विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई थी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ने अपने वो सारे मुद्दे पूरे किए, अपने सारे वादे पूरे किए? विकास के मुद्दे पर सरकार कहां खड़ी है? सबसे पहले तो हमारे चौधरी साहब के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल के झंडा के नीचे वार्ड नंबर 39 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में देवतुल्य जनता ने चुनकर के मुझे यहां जो सेवा का मौका दिया है, जिले के हमारे जिला अध्यक्ष अरुण चौधरी जी, मेरे पिता तुल्य वीरेंद्र लौर जी, मेरे चाचा विजेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल, धन्यवाद विधायक जी, अन्नू भाई जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी करना चाहता हूं, जो इन्होंने टिकट दे करके राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी बना करके वार्ड नंबर 39 से मुझे प्रत्याशी बनाया। और मांगेराम जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का काम होता है वो सत्ता को जनता की आवश्यकताएं बताए। आपको क्या लगता है 2016 में बीजेपी ने जो वादे किए थे जनता से, क्या उस पे वो खरी उतरी? क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी खरी उतरी अपने विकास के मुद्दों को लेकर? जी मैं वही पहुंच रहा हूं। सबसे पहले मैं आभार करता हूं अपने देवतुल्य जनता का, मेरे समर्थक जो मेरे साथ रहे, मेरे आदरणीय जगवीर चाचा जी, डब्बू चौधरी जी, टीटू भाई जी और विनोद यादव जी, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे साथ रहे, जो मुझे सुख दुख में मेरे साथ आज भी खड़े रहते हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका वंदन करता हूं और सब देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं। जी बताइए। मांगेराम जी, मेरा सवाल था कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आई, तो आपको क्या लगता है, आप एक विपक्षी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी कितनी खरी उतरी? क्योंकि विपक्ष ही सरकार के कामों का अवलोकन बेहद अच्छी तरीके से कर पाता है। जी आप देख रहे हैं
जो सरकार हमारी चल रही है देश में, प्रदेश में, चाहे प्रदेश का हाल देख लीजिए या देश का हाल देख लीजिए जी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो जी, ये देख तो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, ये विकास है हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर। बगैर ऑक्सीजन के हमारे जो किसान भाइयों की मौत हुई है, जो मजदूर भाइयों की मौत हुई है, ये क्या यही विकास है? मैं आपसे लेकिन पूछना बीजेपी चाहता तो हूँ, कह क्या रही है यही कि विकास उसने है? सड़कें बनवा दी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार का तो ये कहना है सर। नहीं, सरकार को हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, ये लाशें इतनी बह रही है, गंगा जी पे लाशें बह रही है, क्या यही विकास है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि ये जो सरकार जो विकास के नाम पर और मंदिर के नाम पर लोगों को वोट लेकर का काम करती है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शायद हो सकता है इनके समझ में आ रहा होगा कि इनके दिमाग में यही विकास है, पर मुझे लग ही नहीं रहा कहां पे जमीन पे विकास हो रहा है, कहां विकास हो रहा है, आप बताइए जी। सरकार कहती है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, थोड़ी कमियां थी लेकिन उन्हें ठीक कर ली गई हैं। सरकार की तरफ से कहना है कि जितना काम शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं किया। सरकार का कहना है कि यूपी में गुंडा राज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जिस पार्टी को गुंडा राज का तमगा दिया गया है, आपकी पार्टी उसकी सहयोगी, आपका लगाव उसकी तरफ बहुत ज्यादा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यूपी में सपा की वजह से बहुत गुंडई थी। आपको क्या लगता है, यूपी में फिलहाल अपराध जो है वो कंट्रोल में है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा भारत एक कृषि भारत है, हमारा देश एक कृषि देश है। हमारे यहाँ जितनी भी पार्टियां चलती है वो किसानों के, मजदूरों के बल पर चलती है। हमारी जितनी भी आज तक सरकार आई है वो किसान और मजदूर के बल पर सरकार आई है। जब किसान और मजदूर का हित, ये इन सरकारों में जो किसान और मजदूरों का सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, इनको केवल और केवल किसानों को वोट के लिए उनको मारा जाता, वोट लेकर के उनका तिरस्कार होता है, उनको समझा नहीं जाता। तो मैं ऐसी सरकारों को नकार सरकार पर कहूंगा, ऐसी सरकारों को मैं नहीं कहूंगा जो किसानों के और मजदूरों के हित की सरकार नहीं है, वो किसी के हित की सरकार नहीं हो सकती। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। आरएलडी की राजनीति किसानों से जुड़ी हुई है सर मांगेराम जी, लेकिन किसान सड़कों प्रदर्शन करती, हमारे राष्ट्र लोकदल ने नहीं करती। हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, हमेशा किसानों के बीच में रहने का काम किया है। हमारे जब भी चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, एक भी आप बता दो हमारे किसी किसान ने आत्महत्या की हो, एक भी आप मुझे बता दो किसी भी किसान ने धरना दिया हो, एक भी मजदूर का नाम बता दो किसी मजदूर ने धरना दिया हो। जो आज ये हो रहा है, ये बहुत ही दुख वाली बात है कि हमारे किसान, हमारे मजदूर सरकार को चुनकर ऊपर बैठा देती है, प्रधानमंत्री बना देती है देश का, और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे किसानों और मजदूरों की इतनी बड़ी गलती हो गई? किसानों ने, मजदूरों ने चुनके हमारे प्रधानमंत्री को बनाया, हमारे मुख्यमंत्री को बनाया, क्या उनके लिए आज इतना भी टाइम नहीं है? हमारे लाखों किसान सड़क पर मर रहा है, ठंड में मर रहा है, गर्मी में मर रहा है, भूखा मर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सरकार, इनको सोचना चाहिए, इनको ये जानकारी होनी चाहिए, क्या मजदूर अपना जो शाम को पेट भरता है, अपना पैसा कमा कर लाता है, और उसके लिए इनके लिए इतना टाइम नहीं है कि 1 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम उनके लिए दे करके
सड़क पर जो बैठा है, जो भूखा मर रहा है, जो सर्दी में मर रहा है, जो गर्मी में मर रहा है, उनको कुछ ये उनको दिखा दे सरकार का हम आपके साथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल मांगेराम जी, बिल्कुल, अगर सरकार कोई गलत नीति लेकर आती है तो विपक्ष का काम होता है उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, उस नीति का विरोध करना। तो कृषि कानून, जो नए कृषि कानून आए, इनको सरकार ने बनाया, किसान सड़कों पर हैं, आपकी पार्टी किसानों की हितैषी खुद को बताती है, तो आपके पार्टी के नेता जयंत चौधरी क्यों किसानों के साथ बॉर्डर पर नहीं है? हमेशा चौधरी चरण सिंह जी किसानों के साथ रहे, हमारे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी किसानों के साथ रहे, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता चौधरी जयंत जी किसानों के साथ खड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते कि चौधरी जयंत जी हमारे किसानों के साथ नहीं खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रही सर, मैं ये नहीं कह रही कि जयंत चौधरी किसानों के साथ खड़े नहीं है, आपकी पार्टी किसानों के साथ नहीं खड़ी है। मैं ये कह रही हूं कि आपकी पार्टी क्यों विरोध का वो सर उस लेवल तक नहीं लेकर जा पा रही है जो बॉर्डर पर बैठे किसान कर रहे हैं। इतनी पुरजोर कोशिश क्यों आपकी पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही? मैं ये नहीं कह रही कि आपकी पार्टी किसान विरोधी है, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी पार्टी किसानों की हितैषी है, लेकिन आवाज क्यों नहीं उठाया जा रहा आपकी पार्टी की तरफ से? किसानों के पक्ष में पार्टी किसानों के पक्ष में है, थी और रहेगी। किसानों के पक्ष में पार्टी है। मेरे साथ जब से मैं जिला पंचायत बना हूं, राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के नीचे जी, जब से हजारों कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के नीचे मैंने शपथ दिलाई है, वो हमारे राष्ट्रीय लोकदल में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, वो मेरा बजट में हुआ है, मेरे सामने हुआ है। तो मैंने खुद अपने क्षेत्र के लोगों को हजारों की तादाद में जो ये अभियान चल रहा है, किसानों का, मजदूरों का अभियान चल रहा है, वो मोड़ ले चुका है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा है। किसान और मजदूर राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। क्यों? उनको पता है, सब जनता जान चुकी है, हर किसान जान चुका है, हर मजदूर जान चुका है कि अगर हमारा हित है तो केवल राष्ट्रीय लोकदल में है। जयंत चौधरी जी के साथ खड़ा होने का जो चल रहा है, उनके साथ किसान और मजदूर दिन और रात ये प्रयास कर रहा है कि हमारी पार्टी बुलंदियों को छूने वाली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, किसानों के हित में बनेगी, मजदूर के हित में बनेगी, हर वर्ग के हित में बनेगी। हमारे पार्टी में ना ही कोई जातिवाद का मामला है, ना ही किसानों का कोई कैसा भी कोई मामला नहीं है। बाकी हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे कोई भी वर्ग का आदमी है, सब लोग हमारे साथ खड़ा है, सब लोग हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं। हमारा जो जाति भेद का मामला है तो खत्म करने के लिए हमारे चौधरी जयंत जी खड़े हैं। जी बिल्कुल मांगेराम जी, 2022 का चुनाव आने वाला है और पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आपको क्या लगता है किसानों के मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी के मुखिया किसके साथ गठबंधन करेंगे? किस पार्टी के साथ आप जाएंगे और किन मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है 2022 का? ये हाईकमान का मामला है, इसका निर्णय मैं नहीं बता सकता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारे आदरणीय जयंत जी इस मामले का निर्णय लेंगे। मैं ये बता सकता हूं कि आज जो जन सैलाब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में खड़ा है, जो किसान, मजदूर और जो जाति भेद को हटा करके जो हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी राजनीति तो उन्होंने मुद्दा अपने हाथ में लिया है, उसको लोग जान चुके हैं और दिन रात उनके साथ ये मेहनत कर रहे हैं। हर जिले पे, हर शहर में, हर गांव में लोग हजारों की तादाद में राष्ट्रीय लोकदल के साथ अभियान चल चुका है और बहुत तादाद से जुड़ रहा है। मांगेराम जी, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी अपने दोनों पोस्टर बॉय की सीटें गंवा चुकी थी, लेकिन फिर 2000 पंचायत के चुनाव में एक बार फिर आपकी पार्टी मजबूत बनकर सामने आई है। आपको क्या लगता है, अजीत चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है, तो जयंत चौधरी क्या अजीत चौधरी की वो कमी पूरी कर पाएंगे पार्टी में? देखिए, क्योंकि अजीत चौधरी एक कद्दावर नेता थे, उनकी पकड़ थी राजनीति में। जयंत चौधरी अभी नए हैं और उन्हें उतना सानिध्य भी नहीं मिला अपने पिता का राजनीतिक मामलों में। जी देखिए, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, बड़े दुख का विषय है।
अगर वो होते तो देखते कि पार्टी एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंचने वाली है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को इतने ऊंचाई पे पहुंचाने वाले हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमारे नेता जो युवा हमारे नेता के साथ खड़े हैं, दिन रात भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ भी हो वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर है और केवल हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को देख रहे हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। मांगेराम जी, 2022 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में आपकी पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो तैयार हो चुका होगा। किस मुद्दे पर सरकार मतलब आप चुनाव में जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे अहम हैं जो आपकी पार्टी इस चुनाव में सामने लेकर आने वाली है? 2022 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है। किन मुद्दों के साथ सर, किन मुद्दों के साथ आपके पक्ष में जनता है? मुद्दे भी तो होने चाहिए ना, आप मुद्दे गिनाइए, मुद्दों पे बात कीजिए सर। मैं मुद्दों में बात कर रहा हूं, मैं मुद्दों पर ही बात कर रहा हूं। चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे मजदूर का मुद्दा हो, हमारी पार्टी हर मुद्दे पे मजबूत होकर के उभर रही है। मैं आपको ये यकीन दिला देना चाहता हूं 2022 में जो हमारे 2022 के विधानसभा के चुनाव है, एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के नीचे जीत होगी, आप ये देख लेना जी। आपको क्या लगता है किसान कौन सी भूमिका निभाएंगे इस 2022 के चुनाव में? क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं, नए कृषि कानून की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी से उनका मोह भंग हुआ है। जो किसान पिछले लोकसभा चुनाव में या फिर कहें विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था उन्होंने, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल इतर है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों की क्या भूमिका होगी 2022 के चुनाव में? मैं आपको बता चुका हूं, आप पेट्रोल को देख लीजिए, डीजल को देख लीजिए, ये किसानों की सारी चीजें हैं। आप खाद को देख लीजिए, यूरिया को देख लीजिए, क्या ऐसा कभी हुआ है? आप सरसों के तेल को देख लीजिए, कितना रेट कोई गरीब आदमी खा सकता है? सब्जी कैसे खाएगा, रोटी कैसे खाएगा? किसान मजदूर भूखा मरेगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार को सोचना चाहिए कि मजदूर के लिए, किसान के लिए, जो इस देश का पालनहार है किसान, इस देश का अन्नदाता है, उसके साथ में ये काम हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या सरकार है? मैं नहीं मानता इसी सरकार को। उनके आंखों पर चर्बी छाई हुई है, इनको चर्बी हटानी पड़ेगी। किसानों के साथ अगर ऐसा अन्याय हुआ तो किसान ये सबक सिखाने वाला है 2022 में। मैं आपको ये वादा करता हूं कि किसान और मजदूर राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा है और हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो ये सरकार चल रही है, ये बहुत ही नक्कार सरकार है। इसका किसानों के हित में, मजदूर के हित में इनका कोई काम नहीं है, ये सब लोग जान चुके हैं। मांगेराम जी, आपने कहा कि महंगाई बहुत अधिक है, वाकई महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है, डीजल भी 100 का आंकड़ा छूने वाला है, खाद्य सामग्री भी बहुत महंगी हो गई है। लेकिन क्यों विपक्ष फिर क्या वजह है महंगाई को मुद्दा नहीं बना रहा? जबकि बीजेपी ने 2016 में भी यही काम किया था, पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब कांग्रेस सत्ता में थी, उसके बाद चुनाव हुआ तो बीजेपी ने महंगाई के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था और यही वजह थी कि वो सत्ता में है आजकल। तो आपकी पार्टी या फिर यूं कहें कि बाकी सारे विपक्षी दल महंगाई को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि पिछले 10-12 सालों से ज्यादा महंगाई है वर्तमान समय में। ये आज की डेट में तो कोई कुछ कर नहीं सकता, इनकी सत्ता में सरकार है। तो सर विरोध प्रदर्शन तो हो सकते हैं ना, आवाज तो उठाई जा सकती है ना सर? कहाँ विरोध नहीं हो रहा है आप बताइए मुझे। जिला स्तर पर विरोध हो रहा है, गांव स्तर पर विरोध हो रहा है, शहर स्तर पर विरोध हो रहा है, कहाँ विरोध नहीं हो रहा? हर जगह विरोध हो रहा है। और ये विरोध 2022 में जिस टाइम सड़क पर उतर आएगा उस टाइम इनको ये पता चल जाएगी कि किसान और मजदूर भी यहाँ पर कोई रहता है या नहीं रहता है। आप ये मान लेना, मैं आपको ये यकीन दिला देना चाहता हूं, जिस तरह किसान और मजदूर घुट घुट के मर रहा है इस सरकार को लेकर के, ये सारी चीजें 2022 में ये दिखा देगा, किसान और मजदूर ये दिखा देगा सरकार को कि यहाँ पे किसान और मजदूर भी रहते हैं नहीं रहते हैं, ये आप मान लो। मजदूरों की आवाज, किसानों की आवाज आखिर चुनाव में
चुनाव का मुद्दा जाहिर सी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब भी आपकी पार्टी अगर किसी रोल में आई सत्ता में आने के बाद, या फिर यूं कहे कि आपकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, तो आपकी पार्टी क्या करेगी किसानों के लिए, क्योंकि किसान अभी सड़क पर है नए कृषि कानून को लेके? हमारी सरकार सत्ता में आएगी और किसान मजदूरों के लिए वो काम करके दिखाएगी, चाहे वो बीज का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे तेल का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, हर चीज पे काम करेगी और किसान और मजदूर को राहत का काम करेगी। जिस टाइम हमारी सरकार सत्ता में आएगी, किसान और मजदूर ये महसूस करेंगे कि हमने राष्ट्रीय लोक दल को वोट देकर के कोई गलती नहीं की है। मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की अध्यक्षता में ये सरकार हमारी बनेगी और हमारे किसान और मजदूरों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जयंत चौधरी जी किसान मजदूरों के नेता है, हर वर्ग के नेता है, हमारे नेता है, और वो ऐसे नेता हैं जिनके बाबूजी चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश का उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में रह करके सेवा की है और किसान मजदूरों के लिए काम किया है, वो ऐसे नेता है जी। आपको क्या लगता है जयंत चौधरी किसानों के लिए कितनी दूर तक लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या अपनी पुरखों की जो रीति है वो आगे लेकर जा पाएंगे? और चुनाव की स्थिति में उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि अब अजीत चौधरी नहीं है। बिल्कुल जा रहे हैं। एक ऐसा हमारे किसान और मजदूरों का ऐसा मूव हुआ है, एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ किसान और मजदूर उनके साथ खड़ा है, आप देख लीजिए, हर जिले पर देख लीजिए, हमारे जैन जी के साथ में आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मैं आपको जानकारी दे दूं, हर जिले पे, हर तहसील पे, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह जो अभियान चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी के साथ किसान और मजदूर एक तरफा उनके साथ खड़ा है। वो जान चुका है कि जो हमारा हित है, अगर हम जीवित रह सकते हैं केवल अपने जैन जी के साथ खड़े होकर के जीवित रह सकते हैं, नहीं तो हमारे मरने में कोई कसर नहीं है। ये सरकार हमें मार देना चाहती है जी। बिल्कुल मांगेराम जी, आपकी पार्टी एक सपोर्टिंग पार्टी है, या यूं कहे सरकार को समर्थन देती है आपकी पार्टी जब सत्ता में आने का समय होता है, तो आपको क्या लगता है आपकी पार्टी किसके साथ जाना सबसे बेहतर होगा, सपा या फिर कांग्रेस? क्योंकि बीजेपी का तो आप विरोध कर रहे हैं। ये हाईकमान का मामला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो जैसे भी करेंगे, जो भी करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, किसान मजदूर उनके साथ खड़े हैं। 2022 के चुनाव में आप अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? जी 2022 में ये तो लहर चल चुकी है। 2022 में हमारी पार्टी सत्ता में आने वाली है। विपक्षों को भी पता चल चुकी है कि राष्ट्रीय लोकदल एक सुनामी बनकर सत्ता में आने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश से, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो आरएलडी की सरकार नहीं बन जाएगी ना। आपकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पूर्वांचल की भी सीटें हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात बुंदेलखंड की भी सीटें हैं। आप पूरे देश की, पूरे प्रदेश की बात करिए, क्योंकि किसान और मजदूर कोने कोने पर है, हर गांव में है, हर शहर में है, हर जिले में है। किसान मजदूर हर जगह है। बिना किसान मजदूरों के ना हम खाना खा सकते हैं, ना आप खाना खा सकते हो, ना देश के प्रधानमंत्री खाना खा सकते हैं। आप ये मान लीजिए, बिना किसान हमारा अन्नदाता, हमारा भगवान है, वो हर कोने कोने पर छाया हुआ है, हर कोने कोने पर है। ये मत कहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल आ रहा है। नहीं सर, लेकिन सर आपकी पार्टी का प्रभाव, आपके पार्टी का प्रभाव तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है ना। जिस तरीके से बीजेपी पूर्वांचल में है, उसी तरीके से आपकी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ऐसा नहीं है, वोट राजनीतिक समीकरण भी तो कुछ चीज है। और आपकी पार्टी का जो आपकी पार्टी ने प्रदर्शन किया वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक किया। इस चीज से आप भाग नहीं सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आरएलडी ये प्लान बना रही है कि 403 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? मेरा मेन मुद्दा ये है, मेरा कहने का मतलब ये है। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये आय का मामला है, ठीक है ना। हमारा मेरा कहने का मतलब है
राष्ट्रीय लोकदल एक सुनामी की तरह देश में प्रदेश में छाई हुई है। ये विपक्ष को भी जानकारी हो गई है कि राष्ट्रीय लोकदल हमारे नेता राष्ट्र अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जब से हमारे पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं, युवा एक तरफ मूव कर रहा है और हमारे चौधरी जयंत जी को मजबूत करने का काम कर रहा है। जी मांगेराम जी, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी धार्मिक मुद्दा बनेगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा चुनाव में बनेगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि ज्यादातर पिछले चुनाव जो है ना वो हिंदू मुसलमान, राम नाम या फिर जो प्रदेश में सरकार चल रही है, जो देश में सरकार चल रही है, हर व्यक्ति चाहे वो किसी जाति का धर्म का हो, ये जान चुका है कि ये जातिवाद पर राजनीति करने वाले, हिंदू मुसलमान पर राजनीति करने वाले, इनका ये अब पोल खुल चुकी है। अब ये कुछ नहीं चलेगा, सब लोग जान चुके हैं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार से रहने वाली बात है। हर इंसान हमारे देश के अंदर किसी न किसी जाति का धर्म का हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो जाति धर्म में तोड़ने का काम करते हैं, जो सरकार जाति धर्म में तोड़ने का काम कर रही है, क्या वो इनका देश नहीं है? दूसरे धर्मों का देश नहीं है? क्या उनका घर नहीं है? क्या अपने घर से वो कहीं भाग जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी राजनीति ये सब जनता जान चुकी है, सब लोग जान चुके हैं कि ऐसी पार्टी जो देश धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करती है, देश को तोड़ने का काम करती है, वो सब जान चुके हैं। अब कभी भी इनको वोट देने का काम नहीं करेगी। राष्ट्रीय लोकदल, हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल है, इसमें हमारे में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ना ही कोई जात पात है, सबको एक साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमारे जैन जी सबको एक साथ एकजुट करने का काम कर रहे हैं और सबको प्यार से हमारे देश को एकजुटता में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मांगेराम जी, समय की कमी की वजह से चर्चा को यहीं रोकनी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकमंच से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाला 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारकर ले जाती है, क्योंकि 2022 में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी को भी जनता का जवाब देना होगा और साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी अपने मुद्दों को लेकर सामने आना होगा। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।